नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों की। और सबसे पहली खबर कोयम्बटूर से, जहां बीच सड़क पर दो सांडों की जबरदस्त लड़ाई हो गई। अचानक दोनों सांड सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई होती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बीच सड़क पर दोनों सांड आपस में लड़ रहे हैं। सांडों की इस लड़ाई के बीच जो जहां था वहीं खड़ा होकर इन्हें देखने लगा। गाड़ियों से लोग किनारे से निकल रहे थे और दोनों सांड लड़ रहे थे। इस बीच कुछ लोग इन दोनों को भगाने की भी कोशिश करने के लिए आए, लेकिन दोनों फिर भी अलग नहीं हुए। सांडों की इस लड़ाई में काफी देर तक ट्रैफिक को रोके रखा। कोयम्बटूर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बीच सड़क पर ही सांड लड़ने लगे। इस दौरान ट्रैफिक काफी समय तक रुका रहा। शुरुआत में तो किसी ने भी इन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बाद लोग सांडों की लड़ाई रोकने के लिए बीच में आए भी। बावजूद इसके दोनों सांड आपस में लड़ते रहे। उधर आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में दो सांडों के हमले में वहां का एक स्टूडेंट गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इस घटना ने आईआईटी कैंपस में छात्रों की सुरक्षा के इंतजामों पर सवालिया निशान लगा दिया है। अस्पताल में भर्ती इस युवक को किसी अपराधी ने जख्मी नहीं किया है और न ही किसी सड़क हादसे का शिकार हुआ है, बल्कि ये युवक दो सांडों की आपसी लड़ाई का शिकार हो गया और अस्पताल पहुंच गया। आईआईटी बॉम्बे के इस छात्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मोबाइल पर बात करने के दौरान दो सांडों की लड़ाई का शिकार हो जाएगा। सीसीटीवी की ये तस्वीर आईआईटी कैंपस के अंदर की है। यहाँ अक्षय प्रसन्ना नाम का ये छात्र गेट के पास खड़ा था और मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। तभी बाहर से दो सांड लड़ते हुए तेजी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और जब तक अक्षय संभल पाता उसके पहले ही दोनों उसे गिराकर उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गए। आपको एक बार फिर धीमी गति से इस पूरे हादसे को दिखाते हैं। इन तस्वीरों में अक्षय गेट के अंदर साइकिल स्टैंड के पास मोबाइल पर बात करते हुए नजर आ रहा है। तभी दो सांड लड़ते हुए अंदर घुसते हैं। उन्हें देखते ही गेट से निकल रहा एक युवक तेजी से उनके रास्ते से हट गया, लेकिन अक्षय इतना खुशकिस्मत नहीं था। जब तक सांडों पर उसकी नजर पड़ती और वो बचने की बात सोच पाता, उसके पहले ही वो दोनों सांडों का शिकार हो गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सांड अक्षय पर हमला करने नहीं आ रहे थे, बल्कि उनके रास्ते में पड़ जाने की वजह से वो सांडों का शिकार हो गया। हादसे के बाद वहाँ से कूड़े का ठेला ले जा रहे एक युवक ने अक्षय को दूसरे लोगों की मदद से वहाँ से उठाया और फिर उसे अस्पताल पहुँचाया। छात्रों का आरोप है कि आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में सांड अक्सर घूमते दिखते हैं, जिनसे अक्सर छात्रों और आईआईटी के कर्मचारियों को खतरा बना रहता है। हालांकि यहाँ सांडों के हमले का पहला मामला है और संयोगवश हमले में गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अक्षय की जान बच गई। लेकिन कैंपस में सांडों की मौजूदगी कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। कैंपस के भीतर बैलों का घूमना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अगर नया है तो यह है कि बैलों ने एक युवक को रौंद दिया जो बुरी तरह से जख्मी हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। उधर मुंबई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक शख्स अपने छोटे से बच्चे को पिस्तौल में गोली लोड करना सिखा रहा है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई तो पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है। 2 साल के बच्चे के हाथ में खतरनाक हथियार, मासूम के हाथ में पिस्तौल। इस वीडियो में एक शख्स है जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, सफेद टी शर्ट पहने हुए है। उसने अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है जिसकी उम्र करीब 2 साल की लग रही है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स के हाथ में एक असली पिस्तौल है। अपने दाएं हाथ से उसने पिस्तौल को बच्चे को थमा दी। बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि उसके हाथ में असली पिस्तौल है या कोई खिलौना। बच्चा पिस्तौल के साथ खेलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसका पिता पिस्तौल खोलकर उसमें गोलियां बच्चे से भी लोड करवाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर पर यह वीडियो बनाया। पुलिस की माने तो ये शख्स निजी स्कूल चलाता है और काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और आते ही उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए सोशल मीडिया पर खेद जताया है। उन्होंने दोबारा कभी ऐसा न करने की बात कही है। टीम न्यूज नेशन। उधर मानसून की बारिश अपने पूरे शबाब पर है। असम में जहां बाढ़ के हालात हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बन गई है। उत्तराखंड में भी जबरदस्त बारिश जारी है। आने वाले दिन और मुसीबत भरे होने वाले हैं। आसमान से बरस रही है आफत, जल से जंग कर रहा है इंसान। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर,
जहां भी पानी बरस रहा है कोहराम मचा हुआ है। असम में आधे से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी, लखीमपुर, गोलाघाट, बारपेटा, धेमाजी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, मोरीगांव, तिनसुकिया, नगांव में तबाही के निशान दिख रहे हैं। नदियों का पानी प्रचंड रफ्तार के साथ बह रहा है। पानी के रास्ते में जो भी आ रहा है वो खाक में मिलता जा रहा है। पुल टूट चुके हैं, रास्तों का नामो निशान ढूंढने नहीं मिल रहा। घरों में पूरी तरह से पानी समाया हुआ है। कई लोगों के दिन रात तो कच्चे मकानों की छत पर गुजर रहे हैं। घर में खाने के दाने के लिए लोग मोहताज हैं। घर के बाहर नाव चल रही है। जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। 4 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश की मूसलाधार मार से लोग हलकान हैं। पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में इंद्र देवता बख्शने के मूड में नहीं है। चमोली में बारिश ज्यादा होने से अलकनंदा नदी ने हर साल की तरह रौद्रावतार दिखा दिया है। धौलीगंगा भी उफान मार रही है। नदियां इतने गुस्से में हैं कि यहाँ कई घाटों को अपनी आगोश में ले लिया है। लोग नदियों के पास जाने तक की हिम्मत नहीं कर रहे। बारिश लोगों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी मुसीबत बनकर आई है। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक घोड़ा टापू में फंस गया। घोड़े को बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम पानी में उतरी और बड़ी मशक्कत के बाद राफ्ट की मदद से घोड़े का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश से बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बेलवा के पास सड़क पर नदी का पानी उतरने से आवागमन बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जबरदस्त बारिश हुई। क्या गली, क्या सड़क, हर जगह पानी ने डेरा बना लिया। गलियों में कीचड़ का पानी जमा है। कई जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़कों पर काफी गड्ढे हैं जो पानी भरने की वजह से नहीं दिख पा रहे। ऐसे में कई लोगों को चोट लगने की बात भी सामने आई है। बारिश से निपटने की तैयारी पर प्रशासन की पोल खुल चुकी है। चंदौली में 2 दिन की बारिश से मुसीबतें शुरू हो गई हैं। बारिश के पानी ने स्कूल को अपने कब्जे में ले रखा है। बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं, क्योंकि रास्ते तो हैं ही नहीं। पानी को पार नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। अयोध्या में बरसात लोगों पर भारी पड़ रही है। घरों के बाहर जल जमाव हो चुका है, जिससे लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बच्चों के साथ पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुए बवाल के बाद इस मामले ने पूरी तरह धार्मिक रंग ले लिया है। वहीं इस मामले में 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि 2 समुदाय आमने सामने आ गए। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। समुदाय विशेष के लोग आरोपियों को सजा देने की मांग पर अड़ गए, तो हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन आरोपियों के पक्ष में उतर गए और कार्रवाई होने पर विरोध की आवाज बुलंद कर दी। क्रिकेट खेलते हुए लड़के आपस में लड़ रहे, इसको कुछ लोगों ने जातीय रंग देके सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया है, धार्मिक रंग देकर सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से कहेंगे कि इन सब चीजों से बाज आए। समुदाय विशेष के लोगों का आरोप है कि क्रिकेट के दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर जय श्री राम कहने का दबाव डाला, जो विवाद में तब्दील हुआ और फिर मारपीट हुई, जबकि पुलिस इसे सिर्फ क्रिकेट का विवाद बता रही है। क्रिकेट खेलने के दौरान किसी प्रकार से इन बच्चों के साथ एक झगड़ा हुआ है, जिसमें इनके द्वारा दी गई जो तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। जो 3 बच्चे जो इंजर्ड हुए हैं उसमें जो जिनके थोड़ी चोटें आई हैं उनका मेडिकल कराया गया है। हंगामा क्रिकेट के मैदान पर हुआ, लेकिन 2 समुदाय के बीच झगड़ा बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। जनपद उन्नाव में जैसा स्थिति पूरी तरह सामान्य है। कतिपय टिप्पणी को लेकर शुरुआती दौर पे कुछ आपस में कुछ दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे, जिनमें पुलिस ने अपनी सक्रियता से, प्रशासनिक तंत्र ने अपनी सक्रियता से उसे नॉर्मलाइज किया है। वहां पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे के अनुक्रम में
कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उन्नाव में अमन के दुश्मन कौन है, क्यों शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। और मेरठ में पुलिस ने भारी मात्रा में डिपो के टैंकर से पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर चोर हैं जो टैंकर से पेट्रोल और डीजल की चोरी करते थे। डुप्लीकेट चाबी बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस साजिश में टैंकर के ड्राइवर भी शामिल थे। मेरठ पुलिस ने तीनों ड्राइवरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ समेत अन्य जिलों में सप्लाई के दौरान डुप्लीकेट चाबी से टैंकरों से तेल चोरी कर सस्ते दामों पर बेचा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 ट्रैक्टर, 36,000 लीटर डीजल और 1,000 लीटर पेट्रोल और चोरी को अंजाम देने के औजार बरामद किए गए हैं। इसमें कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 ट्रैक्टर और उसमें काफ़ी संख्या में 36,000 लीटर डीजल, 1,000 लीटर पेट्रोल और तेल निकालने के सामान टैंकर से जो निकाला जाता है आदि सब बरामद हुआ है। इसमें मुखीराम एक गंगानगर का रहने वाला है, जो पूठा रोड पर इसका गाड़ियों की सफाई का एक तरह से वहाँ पर अड्डा है, वहीं पर कलेक्शन होता था और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अभी तक लाखों रुपए का तेल बचा चुका है। लंबे समय से तेल बेचा जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उन्होंने टैंकरों की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है। एक टैंकर से 20 लीटर से 80 लीटर तक डीजल या पेट्रोल चोरी कर लेते थे। पेट्रोल को 50 रुपए प्रति लीटर और डीजल को 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते थे। काफ़ी दिनों से काम में चल रहा था। इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। जो भी लोग शामिल हैं उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसमें जो टैंकर निकलते थे उसमें से सामान निकाल लिया जाता था, पेट्रोल और डीजल। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। मेरठ से संवाददाता सरफराज के साथ टीम न्यूज नेशन। उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला को उसके ससुराल वाले इसीलिए प्रताड़ित करते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इससे परिवार को गुप्त धन मिलेगा। कलयुगी ससुराल वालों की ये खबर देखिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों के बीच खड़ी ये सविता वाघड़े है। सविता की शादी 2018 में चंद्रपुर के नामी सियासी घराने में हुई। शादी के बाद किसी आम लड़की की तरह सपने संजोए सविता ससुराल पहुंची, लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी जहन्नुम हो गई। सविता जिस दिन ससुराल पहुंची उसके अगले दिन ही उसकी सास फर्श पर फिसल गई। ससुराल वालों ने इसे सविता का अपशगुन माना। इसके बाद सविता पर जुल्म का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले उसे पूजा घर में रखे कछुए को खाना खिलाने की हिदायत दी गई। इसे आप सामान्य पूजा विधि मान सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। सविता को इसके बगैर खाना नहीं मिलता था। अगर सविता की पूजा में थोड़ी भी कमी होती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। ज्यावेळेस माझी सासूबाई पडल्या आणि मी उसली अपशगुनी आली, हिच्यामुळे झालं म्हणून बेदम मारझाड केलं। जुल्म की तो अभी आपने आधी कहानी सुनी है। हर रात 1 बजे से 3 बजे तक एक अघोरी तांत्रिक पूजा करता था, जिसमें सविता को शामिल होने का आदेश था। परिवार को उम्मीद थी कि सविता के जरिए उन्हें गुप्त धन मिलेगा। सविता पूजा में शामिल होने से नानुकुर करती तो फिर उसे पीटा जाता था। मी रात्री 2:30 ते 3 वाजेपासून उठून आंघोळपाय केल्यानंतर कासवाची पूजा करणे, दर्ग्याची पूजा करणे, त्याच्यामुळे त्या कालावधीत मला काही खाता पिता येत नव्हता। त्यांचं म्हणणं असं होतं की सूर्यनारायण जेपर्यंत डुबणार नाही, जनरली 2:30 ते 3च्या दरम्यान जुळते तेव्हा तुला पाणी वगैरे पिता येणार। ससुराल वालों ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया था ताकि वो जाति के बारे में किसी को बता न सके, लेकिन सविता के पिता के आने पर मामले का खुलासा हुआ। एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके पति, सास, ससुर और मांत्रिक उसके घर में गुप्त धन के लिए पूजा करने लगाते हैं और उसको शारीरिक और मानसिक त्रास देते हैं। सविता के ससुर चंद्रपुर जिला परिषद में सभापति रह चुके हैं। केस दर्ज होने के बाद सब लोग फरार हैं। पुलिस सविता के ससुराल वालों की तलाश में जुटी है। प्रणीत तावड़े, न्यूज नेशन, चंद्रपुर। उधर बिलासपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। यहाँ एक लड़की ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। बिलासपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात, प्रेमिका पर प्रेमी की हत्या का आरोप।
मां के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बिलासपुर के जरहाभाटा मंझवापारा में रहने वाले दिनेश श्रीवास्तव तिफरा मंडोला में रहता था। इसी बीच 21 साल के दिनेश को एक 17 साल की लड़की से प्यार हो गया। दोनों अलग जाति के थे, इसलिए दोनों घर से भाग गए। घर से भागने के बाद पहले लड़की कुछ दिन दिनेश के साथ रही और फिर घर वालों के साथ सिविल लाइन थाने में जाकर लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दिखवा दी। बाद में 19 जून को कोर्ट में पेशी वाले दिन लड़का और लड़की का आमना सामना हुआ। इसके बाद से लड़का गायब हो गया, जिसको लेकर उसके घर वालों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस की जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। अभी तक की पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि लड़की ने इसको प्री प्लान अपनी माँ के साथ वहाँ पे पहले लेके गई, जिनकी पहले से प्लानिंग थी। माँ भी वहाँ आई, घर 11 बजे की बात है। फिर दोनों ने वहीं पे ये प्लान किया और लड़के से वो खंडहर नुमा जो बिल्डिंग है उस पर ले जाके वहाँ पे जो पत्थर थे उससे उसके सर पे लगातार प्रहार करके उसी हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि लड़की ने झांसा देकर लड़के को पुरानी बिल्डिंग में बुलाया। पुलिस के मुताबिक जैसे ही लड़का वहां पहुंचा, मां के साथ मिलकर लड़की ने हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मां और बेटी को गिरफ्तार किया है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बाद प्रमोद सावंत अपनी कैबिनेट में कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों को शामिल करेंगे। कैबिनेट में बदलाव के लिए निर्दलीय और छोटे दलों के मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है। गोवा में बीजेपी का मिशन पूरा, अब मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायक बनेंगे मंत्री। कांग्रेस में दो फाड़ कर बीजेपी गोवा विधानसभा में अब बहुमत में है। अब हाथ का साथ छोड़कर कमल खिलाने वाले विधायकों को इनाम देने की बारी है। तो सीएम प्रमोद सावंत ने कैबिनेट में बदलाव का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। नए फॉर्मूले के तहत सरकार में शामिल गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अलावा एक निर्दलीय विधायक को मंत्री पद छोड़ने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है उसमें विजय सरदेसाई, विनोद पालेकर, जयेश सलगांवकर, रोहन खाउते शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रियों से इस्तीफे मांगे जाने की बात की पुष्टि की है। मुझे जो मैसेज कन्वे करना था हमारे हाईकमांड से, हमने उनको मैसेज वो कन्वे कर दी है। उनको ऑलरेडी कह दिया है इस्तीफा देना है बोल के। गोवा में सरकार चलाने के लिए बीजेपी को अब किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। गोवा विधानसभा के गणित की बात करें तो गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। बीजेपी के पास 17 विधायक थे। कांग्रेस के 10 विधायकों के आने के बाद अब सदन में उसके पास 27 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस के 5 विधायक हैं। सरकार में अब तक शामिल जीएफपी के 3 जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। एमजीपी और एनसीपी के एक विधायक हैं। कैबिनेट में बदलाव की खबरों के बीच पणजी में नए समीकरण भी बनने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रोजिनाल्डो लोरेंको सावंत सरकार में डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई से मिलने पहुंचे। हालांकि ऐसी मुलाकात पर बीजेपी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि पणजी में बीजेपी का किला अभेद हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अफवाह के आधार पर भी लोग बेकसूरों को मार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने ऐसे मामले में उम्र कैद की सजा की अनुशंसा की है। मॉब लिंचिंग पर योगी सरकार सख्त। मॉब लिंचिंग के दोषियों को कड़ी सजा देने की तैयारी। यूपी लॉ कमीशन ने उम्र कैद की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में मॉब लिंचिंग की 50 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिसमें 11 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लॉ कमीशन ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। 128 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने 7 साल कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देने की सिफारिश की है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पर भारी जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिंचिंग पर पुलिस अफसर और डीएम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी निभाने में कमी आने पर अफसरों के खिलाफ सजा के प्रावधान की सिफारिश की गई है। देखिए, एक रिपोर्ट मिली है और कुछ चीज़ें समाज के साथ जैसा होता है उसमें महत्वपूर्ण होते हैं कि कानून को सख्त किया जाए। मैं सरकार इस पे अभी अपनी टिप्पणी नहीं है, उसका अध्ययन करके जो भी होगा सरकार उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया देगी। अब कमीशन जो उत्तर प्रदेश में उसने इसे आजीवन कारावास तक के लिए रेकमेंड किया है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी जल्दी हो सके आने वाले सत्र में लाकर इसे कानून बनाने के लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करें।
आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में सिर्फ मणिपुर में मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए विशेष कानून है। जाहिर है बड़े कदम उठाकर मॉब लिंचिंग को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में भीड़ को इंसाफ का हक नहीं दिया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको घर बैठे भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा में लाखों भक्त उमड़े। पुरी में भक्तों का सैलाब, भगवान के दर्शन के लिए बेताब श्रद्धालु, भगवान की एक झलक का अमृत जैसा संतोष। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा में लाखों श्रद्धालु उमड़े। जिधर नजर जाएगी उधर भक्तों का सैलाब ही दिखेगा। हर कोई बस अपने इष्ट की एक झलक पाना चाहता है। रथ पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं और भक्त उनके रथ को खींचने के लिए बेताब। हो भी क्यों ना, साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर नहीं जाता, बल्कि खुद भगवान भक्तों के बीच आते हैं। भगवान के दर्शन से भक्त किस कदर भाव विभोर हैं, जरा सुनिए। बहुत अच्छा लगा। मैं 3rd टाइम आई हूँ। अभी मेरी फैमिली शादी के बाद अपनी इन-लॉज के साथ मैं 1st टाइम आई हूँ, लेकिन पहले वैसे मेरा 3rd टाइम है। और मैं हर बार इसी यात्रा में आती हूँ, पहाड़ी में वापस जाने वाली यात्रा में जगन्नाथ जी को वापस हम लोग मंदिर लेकर जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वो बलराम जी का, सुभद्रा महारानी और जगन्नाथ जी का सबका रथ यात्रा रस्सा खींचा हमने 1st टाइम। मैं पहली बार आई हूँ जगन्नाथ यात्रा में, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ बैठ के मैंने देखा आराम से और जय जगन्नाथ जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरा मन खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब उन्होंने खुद बुलाया, क्योंकि ये 4 धाम में से एक है और यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं अपने पूरी फैमिली के साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पूरी फैमिली ने अच्छे से दर्शन किए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने का पुण्य 4 धाम की तीर्थ यात्रा के बराबर है। ये देवभूमि भारतवर्ष में 4 धाम है। सत्ययुग में श्री श्री बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग में श्री श्री रामनाथ धाम, द्वापर युग में श्री श्री द्वारिकानाथ धाम, काली युग पे ये जो श्री श्री जगन्नाथ धाम। सालों में 12 महीना में 13 पर्व ये बुला जाता है। ये 13 पर्व में श्री जगन्नाथ का ये जो रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा सर्वश्रेष्ठ यात्रा होते हैं। मान्यता है कि भगवान अपने श्री मंदिर से निकल गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 8 दिन मौसीबाड़ी में प्रवास के बाद भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। मंदिर से निकलने और वापस लौटने के वक्त रथ यात्रा निकलती है। ये तस्वीर प्रभु के श्री मंदिर लौटने की है। प्रभु ने बुलाया, ऐसे तो पूरी बहुत बार आए, लेकिन 1st टाइम प्रभु ने बुलाया ये दिखने के लिए। मेरा तो आँख में आंसू आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु का दर्शन मिल जाए बस। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से रथ यात्रा पर नजर रखी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो विश्व प्रसिद्ध ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला पुल अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लक्ष्मण झूला पर यह रिपोर्ट IIT बॉम्बे ने दी है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने तुरंत ही लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया है। ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है। यूँ तो लक्ष्मण झूला अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, पर 1930 में बना झूलता हुआ ये पुल अब IIT मुंबई की एक रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में है। लक्ष्मण झूला पर IIT मुंबई की रिपोर्ट में कहा गया है कि लक्ष्मण झूला बेहद कमजोर हो चुका है। लक्ष्मण झूला से आना जाना खतरनाक हो सकता है। लक्ष्मण झूला साल 1923 से 1930 के बीच बनाया गया। 96 साल पुराना लक्ष्मण झूला अब जर्जर हो चुका है। लक्ष्मण झूला स्वर्ग आश्रम और तपोवन क्षेत्र को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला 4 धाम की पैदल यात्रा का प्रमुख हिस्सा है। लक्ष्मण झूला पर IIT मुंबई की रिपोर्ट आते ही स्थानीय प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए लक्ष्मण झूले पर आवाजाही रोक दी, जिसके बाद स्थानीय निवासियों और ऋषिकेश पहुंचे पर्यटकों में उदासी देखी गई। रिपोर्ट एंड टाइम मतलब आज आती है और आज ही इसमें शासन प्रशासन फैसला लेता है कि इसको बंद कर दिया जाए, है ना। इसका विकल्प क्या होगा, इस पर कभी किसी ने सोचने की जहमत नहीं उठाई। एक विकल्प के रूप में जो जानकी सेतु यहाँ पे निर्माणाधीन है, आज करीब 1.5 दशक उसको हो गए, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो हम ये भी सवाल उठता है कि आखिर सरकार या शासन प्रशासन कर क्या रही है। सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है और इस दौरान लक्ष्मण झूले पर कांवड़ियों का भारी दबाव रहता है। ऐसे में शासन को जल्द ही लक्ष्मण झूला का विकल्प खोजना होगा। नीरज राणा, न्यूज़ नेशन, ऋषिकेश।
तो भारत समेत दुनिया भर में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पशुओं से प्रेम होता है। घरों में लोग डॉगी को पालते हैं। समय के साथ साथ मालिक और डॉगी का रिश्ता ज्यादा गहरा होता जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक खास डॉगी की बात करते हैं जो अचानक सुर्खियों में आ गया है। सोफे पर टशन के साथ चश्मा पहने हुए इस ब्लैक डॉग का नाम ब्रूजो है। घर के माहौल से साफ झलकता है कि घर के सदस्य इसे बेहद प्यार करते हैं। घर में सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के पास है। कहना गलत नहीं होगा कि ये यहाँ के सिक्योरिटी अधिकारी हैं। किसी की मजाल जो घर में बिना इजाजत के पैर दहलीज पर रखते। अपनी वफादारी से उसने घर वालों के दिल में खास जगह बनाई है। आने वाली 16 तारीख को ब्रूजो 7 साल का हो जाएगा। इस अहम दिन को देखते हुए घर के सदस्यों ने ब्रूजो का जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। खांडवा में इस वक्त धारा 144 लगी हुई है, इसलिए ब्रूजो के मालिक राजकुमार ने SDM ऑफिस में एक आवेदन दिया है। जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए राजेश शहर में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाना चाहते हैं। जन्मदिन की गूंज दूर तक सुनाई दे, इसके लिए डीजे बजाने की परमिशन भी मांगी है। क्या है, अभी धारा 144 लागू की है जिलाधीश महोदय ने, तो उसी को देखते हुए हमने इसके प्रचार प्रसार सोशल साइट्स पे विज्ञापन, अपने बैनर पोस्टर लगाना है और डीजे वगैरह लगाना है। तो इस तरीके से जो है ये सब होना था, तो हमने माननीय SDM साहब को आवेदन दिया है कि हमको इस सभी चीज़ों की अनुमति दें। ब्रूजो के जन्मदिन पर मोहल्ले के दूसरे पालतू डॉगियों को भी बुलाया जा रहा है, जहां उनकी जोरदार मेहमान नवाजी होगी। खाने के लिए मजेदार डिशें मिलेंगी। सोशल मीडिया पर इस खबर के फैलते ही कई पशु मालिकों ने इस फैसले की सराहना की है। राजेश अपनी कोशिश के जरिए लोगों को पशुओं की अहमियत का संदेश देना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से इन पशुओं के, इन जो है पालतू जानवरों के प्रति लोगों का स्नेह बढ़े, पशु पक्षी प्रकृति से लोग प्रेम करना सीखें और इनका भी सम्मान करें। जिला प्रशासन ने भी डॉगी के बर्थडे बनाने के लिए आवेदन आने की बात मानी है, लेकिन अभी तक आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब घर वालों को उम्मीद है कि प्रशासन उन्हें निराश नहीं करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी के साथ टॉप 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।